चलो बैश इन बर्लिन में सीएम पंक को फाइनली अपना ब्रेसलेट तो मिल गया, बट एट व्हाट कॉस्ट। ये वाली फोटो आप देखो क्या मस्त बनाई है यार। ये ड्रू मैकिंटायर अपने वो चड्डी में से ट्रंक के अंदर से निकाले उस ब्रेसलेट को, उसके बाद उसी को पहन के सीएम पंक ने उसको, जैसा हमने देखा था बैश इन बर्लिन में, किस भी किया था। यार मैं चाहता हूँ कि ड्रू मैकिंटायर अगर इस वाले फैक्ट को लेके आए ना कि यार ब्रेसलेट तो उसको मिल गया लेकिन कैसे मिला, अगर ये स्टोरी को ब्रेसलेट वाले को खत्म भी कर रहे हैं, क्योंकि कितना ही लंबा चला देंगे, बहुत और सारे एस्पेक्ट भी है जो कवर कर सकते हैं। बट अगर ड्रू मैकिंटायर इस चीज को लेके आ गया कि तूने कौन से ब्रेसलेट को चुम्मा दिया, क्योंकि भैया बंदा है सोशल मीडिया वाला, तो भाई क्रेजी हो जाएगा फिर तो। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में आपका वेलकम है। आज WWE का नो मर्सी वाला इवेंट हुआ था और यार यहाँ से कितना फनी स्पॉट ये आया, इससे ये भी कहा जा सकता है भाई WWE तो एक्सपोज हो गई है। ये वेस्ली और जैकरी वेंट्स का मैच चल रहा था, तो बिल्कुल वो ना ऐसे जैकरी वेंट्स इतने आराम से जाकर टेबल पे लेटे, उसके बावजूद भी वो जो टेबल है वो टूट जाता है। तो लोग जो है अब इसका थोड़ा सोशल मीडिया पे मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा एक्सपोज होने वाली भी कोई बात नहीं है। वही वाले फैन है जो WWE को बोलते हैं, फैन भी क्या है फिर तो, वो तो लोग हैं कि जो वैसे भी फेक बोलते, तो उनके लिए आई थिंक एक अच्छी उनको क्लिप मिल चुकी है। वैसे नो मर्सी का इवेंट बहुत सही रहा ये, और यहाँ से वो जो बहुत टाइम से एक सरप्राइज भी चीज़ थी, जूलिया वो आ चुकी हैं, सीधा रॉक्सैन को ही आके उन्होंने कन्फ्रंट किया था, तो ये भी एक बहुत बड़ी हाईलाइट बना। बाकी ईथन पेज और जो हेनरी का मैच था, सोचो जो हेनरी जो TNA का सुपरस्टार है, वो NXT के शो के मेन इवेंट के अंदर है, अगर हम उनके मेजर शो की बात करें, PLE की तरह जिसे हम बोलते हैं। तो बाकी ऑब्वियसली चैंपियनशिप के लिए मैच था, TNA के सुपरस्टार है, तो और शॉकिंग तो ये हो जाता अगर वो चैंपियनशिप भी जीत जाता है। लेकिन ये भी बहुत बैंगर मैचेस हमेशा की तरह डिलीवर करते हैं, जो कि ट्रेडिशन रहा है NXT का, वो अभी भी कंटिन्यू है। अब यार मैं क्या बोलूं, कितना बोलूं, मैं थक चुका हूं इसके बारे में बात कर करके। ये कोडी रोड्स का ट्वीट है, ये जो बैश इन बर्लिन के बाद ये दोनों जो है भाई बंधु बन के बिल्कुल साथ में जा रहा होता है। कैप्शन में लिखा हुआ है फ्रेंड्स देन, फ्रेंड्स नाउ और फ्रेंड्स फॉर एवर। अब देखो ये स्टोरी में बहुत सारी कंप्लेंट आपको पता है क्या है, कि जो कोडी रोड्स है उनके सामने केविन ओवेंस का हील टर्न नहीं हुआ। मैं तो ये कह रहा हूं कि अभी बैश इन बर्लिन में क्लियरली ऐसा ही लग रहा है कि एक फिलर मैच की तरह था, जबकि सब कुछ बढ़िया है यहाँ पे। और भाई हाथ जोड़े ट्रिपल एच, यार कुछ सही कर दो कोडी रोड्स के साथ। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि यार रोमन रेंस के रेन में भी तो ऐसे बहुत सारे प्रिडिक्टेबल मैचेस रहे हैं, तो इसमें क्या अलग हो गया। वो भाई वो रोमन, ये कंपैरिजन तो मुझे लगता है होना ही नहीं चाहिए यार, वो कहाँ गॉड लेवल की चीज है, क्योंकि रोमन रेंस के पूरे रेन में बहुत तगड़ी चीजें भी हुई हैं। तो चलो बीच बीच में ऐसे फिलर कभी हो भी गए तो वो थोड़े से जस्टिफाइड है। भाई 4 साल का रेन है, हमेशा तो ऐसा हो नहीं सकता हर PLE के अंदर वैसा हो। रेसलमेनिया के बाद से ही उनकी स्टोरी किस तरीके की रही है, लोग इसको फिलर की तरह भी कैसे जस्टिफाई कर दे रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा इसको। और बुरा फिर केविन ओवेंस के लिए लग रहा है, भाई उस बंदे को कहां लपेट रहे हो, वो तो हमेशा जब भी कोई सिचुएशन में खड़े होना तो खड़े हो जाते हैं। अब वो ऐसी जगह पर खड़े हो रहे हैं जहां पे उनकी वजह से फिर लोग बोल रहे हैं, फिर तो यही मतलब हुआ कि यार केविन ओवेंस बेकार बंदा है, क्योंकि जब रैंडी ऑर्टन से कोडी रोड्स की फ्यूड करने की बात आ रही है तो फिर भी लोग एक्साइटेड हो जा रहे हैं। तो भाई एक गलत लपेटा गया, यहाँ पे कुछ तो सही फिक्स करने की जरूरत है। ऐसा नहीं चला सकते भाई, वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है कि चलो एक पेपर व्यू में खींच खांच दिया, वो भी तब जब ऑलरेडी स्टोरी के अंदर मामला ऐसा चल रहा है। मैं तो भाई कोडी रोड्स के लिए भी सही में बहुत बुरा फील कर रहा हूं, जो भी चल रहा है ये होपफुली अब ये चीजें फिक्स होने वाली हैं। अब अगर यहां से केविन ओवेंस का हील टर्न करके कुछ भी खिचड़ी दोबारा पका देते हैं, तो मुझे लगता है भाई फिर तो अब समझ लो 1-2 महीने और कोडी रोड्स के रेन के अंदर कुछ ऐसे होने वाला है। अब तो इस पॉइंट पे रैंडी ऑर्टन को आके ही कुछ करने की जरूरत है, ना सिर्फ कोडी रोड्स के लिए बल्कि उनके खुद के लिए भी। तो अब देखते हैं किस तरीके से चलता है। यहां से आई थिंक बहुत सारी चीजें प्रूव हो जाएंगी कि ट्रिपल एच किस तरीके से शोज को चलाने को देखते हैं। अब कोडी रोड्स और उनकी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के साथ क्या होगा उसको देखिए। डोमिनिक मिस्टीरियो और रिया रिप्ली, ये एक ऐसा मैच है जो कि मुझे लगता है कि सारे लोग ही इस समय देखने में इंटरेस्टेड होंगे बहुत ज़्यादा, स्पेशली ये कंसिडर करते हुए कि ये एक जो है अलग अलग जेंडर वाला मैच हो जाएगा, बट इनका पास में रिलेशन भी रहा है, तो उस हिसाब से फिर ये और अच्छी केमिस्ट्री दिखा सकते हैं। तो ये सवाल ही सीधा डोमिनिक से पूछ लिया कि रिया रिप्ली के साथ मैच करने में क्या कहना है तुम्हारा। तो उन्होंने बोला कि पता नहीं ये चीज़ होने वाली है फिर नहीं, लेकिन अगर ये होता भाई तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। मैं तो जब पैदा भी हुआ था तो मैंने सीधा डॉक्टर को जो है ड्रॉप किक मार दी थी अपनी माँ के पेट से निकल के, ऐसा पता नहीं क्या डोमिनिक मिस्टीरियो ने बोला, थिंक अपने वो हील वाले कैरेक्टर में रह के, बट वो इंटरेस्टेड है। और उसके बाद मामी ने भी ट्वीट पे ऐसे रिएक्ट किया कि भाई उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और उनको क्या फर्क पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि मामी ही ज्यादा उठा उठा के मार रही होंगी डोमिनिक मिस्टीरियो को। अगर आप देखोगे भाई रिया रिप्ली ज्यादा तगड़ी लगती है डोमिनिक मिस्टीरियो के सामने। तो ये अगर वो सोशल मीडिया पर नंबर्स लेके आना है, आई बॉल्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करनी है, तो मैं सही बता रहा हूं, अगर इसकी फुल मैच वाली वीडियो इस मैच के होने के बाद आ जाती है तो इसमें पूरी पोटेंशियल है कि WWE की हिस्ट्री की टॉप 10 यूट्यूब पॉपुलर वीडियोस में से तो ये हो सकता है WWE के अकाउंट की। और अगर आप WWE के मोस्ट पॉपुलर अकाउंट
अकाउंट में जाके देखोगे तो फिर आपको ना थोड़ा समझ में भी आ जाएगा कि मैं क्यों इसको उस तरीके से रेट कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही कुछ WWE यूट्यूब चैनल पे चलते रहता है जो कि लोग उसमें फिर इंटरेस्ट ले लेते हैं। बहुत बढ़िया मौका है, कैपिटलाइज करना चाहिए मुझे लगता है। भाई बिजनेस के हिसाब से कैसे कैसे डिसीजन ले लेते हो तो ये तो ठीक ही है फिर भी, और मुझे लगता है कौन सा डोमिनिक यहाँ पर रिया को वैसे ही मारने वाले हैं जो फिर वैसे लोग आ जाएंगे और ये कैसे हो गया जेंडर में ऐसा वैसा। भाई ये WWE है, हर चीज को रियल लाइफ वाले एंगल से मत जोड़ा करो। यहाँ जॉन सीना के फेयरवेल टूर के बारे में बात करते हैं भाई, तो क्या एक ऐसा मैच भी इस पूरे फेयरवेल टूर में होने वाला है जो कि पूरे 10 साल की कहानी को बताएगा। और ये मैच की मैं बात कर रहा हूं केविन ओवेंस वर्सेस जॉन सीना। मैं क्या बात कर रहा हूं, खुद केविन ओवेंस नहीं बोला। केविन ओवेंस कहते हैं कि 2015 एलिमिनेशन चेंबर की जो डेट है वो 31 मई थी और अब 10 साल बाद जाके 2025 में फिर से वो मौका है, क्योंकि ये जो डेट दोबारा से पड़ रही है ये सैटरडे को पड़ रही है और सैटरडे वो टाइम होता है जब WWE या तो कोई पीएलई होल्ड कर रही होती है या फिर हम लाइव इवेंट्स का पार्ट बनते हैं। तो अगर मैं जॉन सीना के साथ मैच तो करना ही चाहूंगा, लेकिन अगर इस डेट पर ये मैच हो जाता है तो इससे बढ़िया बात और कोई होगी नहीं। मुझे याद है 2015 का टाइम जब केविन ओवेंस आए थे NXT से, और उस समय NXT को ऐसे देखा जाता था कि ठीक है ये तो अपना दूसरा नीचे वाला ब्रांड है, लेकिन जब केविन ओवेंस ने NXT चैंपियनशिप के साथ आके जॉन सीना जैसे बंदे को ही सीधा अपना निशाना बनाया था तो उसमें पूरी NXT की वैल्यू बहुत ज्यादा लग रही थी अचानक से, और मुझे लगता है वो शिफ्ट जो है वहां से कहीं ना कहीं आना शुरू हुआ था। डेफिनेटली यार मैं चाहूंगा, केविन ओवेंस बहुत कुछ डिजर्व करते हैं, बहुत गलत हो रहा है उनके साथ जो भी हो रहा है आज से नहीं पिछले 4-5 सालों से ही। रोमन रेंस का ही देख लो भाई, उनके अनडिस्प्यूटेड रेन के अंदर जब रॉयल रंबल आता था तब केविन ओवेंस तैयार हो जाते थे जब भी जरूरत पड़ी है। तो आई थिंक फेयरवेल टूर में एक ऐसा मेमोरेबल मूवमेंट तो केविन ओवेंस को ही मिलना चाहिए। बाकी जॉन सीना के फेयरवेल टूर के ऊपर पूरा एक एपिसोड स्पॉटिफाई के ऊपर ऑलरेडी है, उसको जाके जरूर सुनना भाई, आपको समझ में आएगा फिर क्या क्या चीजें जॉन सीना के इस फेयरवेल टूर के अंदर हो सकती है। इस चीज को बहुत बार मैं अपनी वीडियोस के अंदर बोलता हूं कि NXT के टाइम पर जैसे ट्रिपल एच चीजों को देखते थे कहीं ना कहीं डिफरेंस आया है कि मेन रोस्टर में वो उस तरीके से चीजों को नहीं देखते। हर बार के लिए एग्जांपल मेरा जॉनी गारगानो तोमासो चांपा का होता है, एक टाइम पे जिस तरीके से उनका सीन चलता था, बट अब मेन रोस्टर में देखें तो ट्रिपल एच थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से अप्रोच करते हैं। तो जोनाथन कोचमैन, जिनको आपने अभी लास्ट अगर WWE में कुछ काम करने की बात करो तो वो कमेंट्री पर थे, उन्होंने ये बोला कि रिकोशे का WWE कंपनी से जाना ट्रिपल एच जिस तरीके से प्रोडक्ट को अब देखते हैं वो एक बहुत बड़ा रीजन है। उन्होंने बोला कि ट्रिपल एच जो है अब स्टोरी लाइन के ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, वो एक टॉप, वो जो एक स्पॉट होता है कि हाँ भैया स्पॉट वाला मूवमेंट हो गया, ये उस स्टाइल को ट्रिपल एच इतना ज्यादा फेवर नहीं करते। वो स्टोरी के ऊपर क्योंकि ज्यादा इन्वेस्टेड है और रिकोशे उसके अलावा ज्यादा कुछ वैसे ऑफर नहीं कर रहे थे, तो इस वजह से फिर रिकोशे का जो है WWE से एग्जिट भी हो गया, क्योंकि ट्रिपल एच के हाथ में आपको पता है हर एक सुपरस्टार को बचाना तो है। भले ही ट्रिपल एच ये कह के बच जाते हैं कि यार ये बिजनेस है, यहाँ पे कोई बंदा आता है फिर कोई जाता भी है, लेकिन ट्रिपल एच को जिस बंदे को अपनी कंपनी में रखना होता है वो उसको रखते ही है। ऐसा नहीं है कि ट्रिपल एच के पास इतना भी राइट या इतनी भी पावर, इतनी क्या सब कुछ ही पावर है, क्रिएटिव तो वही चला रहे हैं, वो बोलेंगे मैं क्रिएटिव चला रहा हूँ, मुझे ये बंदा ला के दो, तो फिर वो WWE के बजट बनाएंगे, किसी को निकालेंगे, कुछ भी करेंगे। तो ट्रिपल एच के एरा में अगर रिकोशे जा रहे हैं तो ये बात क्लियर तो है कि उस तरीके से रिकोशे को नहीं देखा गया, और ये बात बहुत बड़ी मुश्किल से लोगों को डाइजेस्ट होती है, क्योंकि ट्रिपल एच ने NXT में जबकि इसका कुछ उलट ही किया था। देखो भले ही एलन नाइट के पास में US चैंपियनशिप आ गई है, लेकिन वो टाइटल स्टिल बिलोंग करता है लोगन पॉल को, ऐसा लोगन पॉल का कहना है। लोगन पॉल कहते हैं जब उस टाइटल को ही तुम देखते हो, जितना मैं उसको पूरी दुनिया में घुमा चुका हूं, हर कोई बंदा कहता है कि ये लोगन पॉल का टाइटल है, और अभी एलन नाइट अपना टाइम एंजॉय कर ले, जब तक लोगन पॉल कहते हैं मैं अपनी इधर उधर की चीजें देख रहा हूं, जब मैं दोबारा से वापस आऊंगा तो मुझे रीमैच चाहिए, और वो जो टाइटल है वो दोबारा से मेरे कंधों आ जाएगा। मुझे लगता है WWE को फिर से रिविजिट तो करना ही चाहिए इस चीज को, क्योंकि ये थोड़ा और मजा क्रिएट करेगा, क्योंकि एलन नाइट जीत के तो चलेगा, लोगन पॉल आके बिल्कुल भूल ही गए, उनका US टाइटल भी था और वो अचानक से किसी और दूसरी चीजों में इन्वॉल्व है, तो वो थोड़ा सा उनके कैरेक्टर के हिसाब से भी नहीं चलेगा। और देखो कितना ज्यादा कंसिस्टेंट रहता है लोगन पॉल का कैरेक्टर, उनका पूरा US टाइटल का रेन रहा, सिर्फ उन्होंने 2-3 ही डिफेंस किए, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं कि यार लोगन पॉल ने अच्छा काम किया। ये सारा उनको जो फायदा है वो अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस का मिला। मैं बताते रहता था आपको कि उस इवेंट के अंदर लोगन पॉल उस टाइटल को लेके चले गए, तो फिर वहां पे फिर WWE के बारे में भी जो बातें वो शुरू हो जाती थी, जो कि WWE को चाहिए था लोगन पॉल के इस रेन से। कल देखो एक और बैंगर एपिसोड आने वाला है, मंडे नाइट ड्रॉ है, तो फिर तो भाई क्या ही और ज्यादा डाउट करना, जैसे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मंडे नाइट ड्रॉ ने दिए, ये पूरे ग्राफिक के अंदर आप देख सकते हो कल क्या चीज होंगी। बहुत सारे बढ़िया बढ़िया मैचेस तो होंगे ही, और अलग अलग स्टोरी लाइन का जो मिक्सचर है वो कल आपके लिए मंडे नाइट ड्रॉ में सर्व होने वाला है। मतलब ये तो मंडे नाइट ड्रॉ के मैं सही बता रहा हूँ, ऐसे शोज हो रहे हैं, आप आराम से 5:30 बजे उठ के भी 8:30 बजे तक इसको देखोगे तो एड के
बीच में भी आपको नींद नहीं आने वाली, क्योंकि सारा उनका मसाला जिस तरीके से वो पैक करते हैं मंडे नाइट रॉ में, इंक्लूडिंग बैक स्टेज सेगमेंट भाई। ट्रिपल एच का मंडे नाइट रॉ पे तो ऐसा लगता है कोई वो अलग ही बंदे हैं, फिर स्मैकडाउन में लगता है अरे अभी ये क्या हो रहा है। अब जो मैं बात बोलने वाला हूं उसको लेके अपने अर्जेस को कंट्रोल करना, कुछ गलत कदम मत उठा लेना, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि WWE का जो बैड ब्लड अगला शो है वहां पर भी रोमन रेंस नहीं आ रहे। तो आपको पता ही है समर स्लैम में वो आए, उसके बाद 2 स्मैकडाउन के शो पर आए, फिर मैंने आपको बताया कि शायद वो सीजन प्रीमियर में आ सकते हैं, जो कि अभी तक कंफर्म बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि WWE ने एडवर्टाइज तो किया था, रोमन रेंस को हटा दिया फिर। तो अब WWE के पास एक वो पूरा है मौका कि वो बोलेंगे भाई हमने तो एडवर्टाइज ही नहीं किया था। अब जो सिनेरियो है, जैसे मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि सीजन प्रीमियर में सोलो सिकोवा और कोडी रोड्स का मैच हो सकता है, और शायद रोमन रेंस वहां पे आके सिमिलर फैशन में रिटर्न करेंगे जैसा उन्होंने समर स्लैम में किया था, और एक बार फिर से वो सोलो सिकोवा को कॉस्ट कर देंगे। बट व्हाट इफ बैड ब्लड वो शो होने वाला है जहां पर WWE इस एंगल को प्लान करे, और अगर ऐसा हो रहा है तो बैड ब्लड के अंदर भी आपको रोमन रेंस का कोई भी मैच नहीं दिखेगा। और ये थोड़े WWE के लिए भी इस समय कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है कि वो रोमन रेंस का अगर बैड ब्लड में मैच कर भी रहे हैं तो वो कैसे बनेगा, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा था कि समर स्लैम में या तो पहले रोमन रेंस के बारे में ये था कि समर स्लैम से पहले आ जाएंगे, अब समर स्लैम में आए तो उतना टाइम WWE को नहीं मिल रहा कि वो एक मैच भी बिल्ड कर सके। ज्यादा से ज्यादा WWE अगर पूरे अपने हाथ पैर मारे भी तो रोमन रेंस को एक टैग टीम मैच में डाल सकती है, वो जिमी ऊसो के साथ हो सकता है, जे ऊसो के साथ हो सकता है, और अगेंस्ट में फिर सोलो सिकोवा जेकब फाटू या सोलो सिकोवा टोंगा लोवा या फिर सोलो सिकोवा टामा टोंगा, ऐसा WWE सेटअप करती है। बट इससे भी बुरा ये हो सकता है कि रोमन रेंस का कोई मैच ही नहीं है, और शायद बैड ब्लड में वो समर स्लैम वाली कहानी दोबारा से रिपीट होगी, मतलब सेम जो समर स्लैम में हुआ वही चीज फिर बैड ब्लड में होगी। अब मुझे नहीं पता फिर लोग इस चीज को किस तरीके से देखने वाले हैं, बट देखो यार ये बात तो आपको कहनी पड़ेगी, भले ही हम कितना कह लें कि रोमन रेंस की अपीयरेंसेस रेयर होती हैं तो फिर उनको देखने में मजा आता है, लेकिन जब एक स्टोरी लाइन के मोमेंटम की बात होती है ना तो फिर बंदे को कंसिस्टेंट शोज पर आने की जरूरत होती है। कंसिस्टेंट का मतलब ये भी नहीं कि हर हफ्ते आए, लेकिन ऐसा ना हो भाई कि वो इतने टाइम पहले हुआ फिर दिमाग को याद करना पड़ रहा है कि वो कैसे हुआ था, फिर वो फ्लो जो है वो टूट जाता है। बस यही कहना चाहेंगे कि चीजों को रेयर रखने में कोई बुराई नहीं है। रोमन रेंस ने बहुत छुट्टियां मारी अपने अनडिस्प्यूटेड के रेन में, बट इस समय शोज पर उनकी बहुत ज्यादा जरूरत फील हो रही है। और अगर आप इस बात से अग्री करते हो तो यार इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए। स्क्रीन पर आपको जॉनसन का पॉडकास्ट भी दिख रहा होगा, और तब तक लेते रहो जिंदगी के मजे।